शबनम जी, अयोध्या के टाइम में एक नारा लगता था, जो आपके विरोधी लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब अयोध्या का तो मामला हो गया, अब वो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण लाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कुछ मामला वैसा हो गया नहीं। अब बड़े बड़े बुद्धिजीवी अभी लगे हैं कि इसका कोई टाइमलाइन तय कर पाए, लेकिन वो च्यवनप्राश खा के भी अभी तक कोई टाइमलाइन तय नहीं कर पाया। कोई कह रहा जी 26 में हो जाएगा, कोई कह रहा 27 में, कोई कह रहा 29 में, कुछ बुद्धिजीवी कह रहे 34 में लागू हो पाएगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। शबनम जी, कुछ प्रकाश डालिए। देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले आज गणेश चतुर्थी है, और गणेश चतुर्थी के दिन जिस तरीके से हम किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करते हैं और साथ में लक्ष्मी जी होती हैं, तो आज गणेश जी के साथ लक्ष्मी जो हमारे भारत की हैं, उनको आरक्षण देने का काम, उस विधेयक को लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। अब इस पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लगाते रहेंगे। ये जैसा कि ये स्लोगन अयोध्या के लिए लगाते थे, 370 के लिए लगाते थे, तमाम ऐसे कार्यों के लिए लगाते थे। ये विपक्ष का काम हो गया है। शायद मुझे लगता है विपक्ष लंबे समय से विपक्ष में है, तो अब इन्होंने यही काम ढूंढ लिया है। तो इसकी परवाह किए बगैर इस बात को बताती हूँ कि इससे पहले जो सरकार थी, अभी तो ये राजीव गांधी और पता नहीं किसका किसका श्रेय ले रहे हैं कि उनके नारे हैं, उनकी सोच है, इनकी ये है, जबकि 12 सितंबर 1996 में देवेगौड़ा जी के संयुक्त मोर्चा ने ये बिल लाया था, और लेकिन अब जो बिल आया है वो पूर्णतः दूसरा बिल है, नाम के साथ साथ एक नया आया है। तो इस पर अपना बोलना कहीं ना कहीं धोखा होगा। एक बड़ी सोच, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, सत्ता में आने के लिए पूर्ण बहुमत वाली पार्टी के एक सीट कम होने पे जोड़ तोड़ करके सत्ता में तो आ जाते हैं ये, लेकिन अगर महिला बिल की बात आती है तो जोड़ तोड़ नहीं कर पाए, हर बार बिल को फाड़ने का। ठीक है शबनम जी, अभी रुकना होगा, सबको बहस में ले आओ, फिर आगे चलेंगे। मेरा प्रश्न बड़ा, ठीक है शबनम जी अभी रुक जाओ, मेरा प्रश्न बड़ा सीमित था। मेरा प्रश्न ये था कि सरकार, जो भी सरकार और जो भी बिल लाए, यानी कोई भी सरकार कोई भी बिल लाए, उस पर ये नैतिक बंधन होता है कि वो ये बताए कि ये जो बिल है ये जमीन पर कानून के रूप में लागू कब तक हो जाएगा। ठीक, वेग नहीं होना चाहिए, शून्य और निर्वात की स्थिति अच्छी नहीं। क्या जनगणना होगी, अच्छा जी, परिसीमन होगा, अच्छा जी, कब होगा, बोले होगा नहीं, एक समय सीमा होनी चाहिए। देश को यह पता हो, ननकू की बिटिया को पता हो, रज्जाक की बिटिया को पता हो कि भाई इस संसद से आरक्षण लागू हो जाएगा, बोले हो जाएगा, अभी धैर्य शांति रखो। नहीं, इसीलिए मैंने कहा वो समय सीमा उसमें बिल में आनी चाहिए थी कि ये कानून इस समय से प्रभावी होगा। अभी वो कई शर्तों के अधीन बनेगा कानून कि पहले ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। थर्ड सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी है महिला आरक्षण, 2 सीढ़ियां और हैं फिर। इसलिए मैंने बात कही। आस्था तिवारी जी, कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र है, गजबे पार्टी है। कभी कहती कि जी उसने कल एक फोटो जारी की कांग्रेस ने कि देश में महिला आरक्षण का हम ही ने कार्यक्रम चलाया, और उसमें एक सोनिया जी की, इंदिरा जी की फोटो, एक सोनिया जी की, एक प्रियंका जी की। मैं समझ नहीं पाया कि इनसे महिला आरक्षण का क्या मसला। खैर, कांग्रेस ने इस बात की लड़ाई लड़ी कि महिला आरक्षण पास हो जाए। लालू जी और नीतीश जी की पार्टी से उसकी नहीं पटती थी, ये लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे उस मसले पर। वैसे तो पटती थी, कांग्रेस की सरकार ही ये दोनों लोग चला रहे थे। लेकिन आज मैंने देखा खड़गे साहब ने भी शाम होते होते मांग उछाल दी कि भाई ओबीसी के लिए कोटा लगाओ इसमें। क्या पहले यही बात जब लालू यादव और मुलायम सिंह यादव कहते थे तो कांग्रेस नाक मुंह सिकोड़ती थी, बोले यार ये क्या बवाल कर रहे हैं। नहीं, अब खड़गे जी ने कह दिया कि नहीं, अब हमको ज्ञान हो गया है, इसमें ओबीसी का कोटा लगाओ। और एक सेकंड सुन लो आप, और ये बात मैं सैयद जरीन से भी पूछूंगा, लेकिन आपसे भी पूछ लूं, जो INDIA बना है उसके एक सदस्य है समाजवादी पार्टी, वो खड़गे जी से और राबड़ी देवी से भी आगे चले गए।
उनने कहा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये तो लगाओ, बताओ इनका कोटा, और मुसलमान का भी कोटा दो। भारत का संविधान कहता है हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। आस्था जी। देखिए अमिताभ जी, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक अच्छा दिन है कि गणेश चतुर्थी है, नई संसद का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के अगेंस्ट क्या एक विचार है, वो इस बात से साबित आ जाता है कि जब नई संसद के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं, और इसका इनॉग्रेशन जब हुआ था तो उन्होंने देश की राष्ट्रपति, जो कि एक महिला है, उन्हें नहीं बुलाया, उनके हाथों इनॉग्रेशन नहीं कराया। फिर दूसरी चीज कि महिला आरक्षण की जब हम बात करते हैं, अगर उसमें ओबीसी कोटा शामिल किया जाए तो कोई गलत चीज तो है नहीं, अगर आज के समय में हम इसकी मांग कर रहे हैं कि ओबीसी कोटा शामिल हो। मगर ये भी बात आप झुठला नहीं सकते कि महिला आरक्षण की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। अगर ये कह रही है कि एचडी देवेगौड़ा के टाइम पे हुआ, तो चलिए मान लीजिए कि राजीव गांधी जी का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था, और 33% आरक्षण उनके कार्यकाल में तो उन्होंने अप्रूव किया ही नहीं, और उन्होंने पेश किया ही नहीं। हम मान लेते हैं एचडी देवेगौड़ा जी ने किया, ठीक है। आज आप कहिए आकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, हम वो भी मान लेते हैं। मगर ये सच बात है या नहीं है, आप खुद बताएं कि 2010 में भी ये बिल पेश किया गया, और राज्यसभा में हम लोग जब इसको पारित कर चुके थे, उसके बाद लोकसभा में जो भारतीय जनता के पार्टी के नेता भी थे जो इसका विरोध कर रहे थे। आज ही मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग देख रही थी, योगी आदित्यनाथ जी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा से हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको पास होने ही नहीं देंगे। मेरे पास प्रूफ है उसका, मैं इस डिबेट के दौरान भी दिखा सकती हूँ, और उसके अलावा भी आपको भेज दूंगी। ठीक है, ठीक तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां वहां पर दिखाई देती है साफ। ठीक, आस्था आएंगे, बाकी लोगों को भी बहस मिले। आस्था धीरे धीरे, अभी बहुत टाइम है, अभी आरक्षण पारित होने में बहुत टाइम है, कई बार बहस होगी, अभी तो बहुत लंबा है। बिल्कुल आप से आगे हम लोग बुढ़े हो जाएंगे तब तक बहस चलती रहेगी, अभी कहाँ आराम आराम। और एक सलाह मैं दूंगा आस्था जैसे अपने पैनलिस्टों को, भैया वीडियो आजकल कहीं मत डालो, ना ज्यादा दिखाओ। क्या पता नहीं कौन सा वीडियो किसका हो, बाद में मुकदमा हो जाए, घर में छापा पड़े, घर वाले परेशान हो, आप तो मुश्किल में फंस जाओगे, है ना। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, मुंह से बोल लो वहां तक ठीक है, मुंह से बोलने में कम से कम ये है कि छापा छुपी से बचे रहोगे सब लोग। वीडियो के चक्कर में मत पड़ो, 1 मिनट में कॉपीराइट का मुकदमा होता है, 1 मिनट में जेल हो जाती है। ठीक, इस चक्कर मत पड़ो भैया, और कोई पार्टी बचाने नहीं आएगी। आस्था बोलने से कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी, और कोई मुझे बचाने आए और ना बचाने आए, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ठीक आस्था जी, हमने बड़े बड़े क्रांतिकारी, अच्छा ठीक, अभी रुक जाइए, आपको बता दूं कि मैं सीट से नहीं, ठीक, मैंने बड़े बड़े क्रांतिकारी देखे और रोते देखे बाद में जेल में, क्या कि भैया किसी तरीके से निकल पाओ। हमको ना समझाओ, आप अच्छी बात है, आप बड़ी क्रांतिकारी हैं और बिल्कुल आप कांग्रेस को बदल देंगे, मेरी शुभकामनाएं, लेकिन धैर्य रखिए, ठीक है। ठीक है, सैयद जरीन, मैं ये नहीं समझ पा रहा, ये मुसलमानों के लिए भी आरक्षण हो इसमें, ये मांग तो भारत का संविधान ही स्वीकार नहीं करता, ये नया फंडा कहां से ले आए? अमिताभ जी, अभी आप कह रहे थे कि समाजवादी तो सबसे बढ़ चढ़ कर बात कर रही है, सबसे आगे निकल गई, जो पीडीए की बात कर रही है, यानी कि पिछड़ा, दलित और वंचित जो वर्ग है उसकी बात कर रही है। हमें गर्व है हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पर कि कम से कम वो दलित, पिछड़ा, वंचित लोगों के बारे में बात तो कर रहे हैं, वो स्टैंड तो ले रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की क्या राजनीति जानते नहीं, क्या उत्तर प्रदेश की जनता को जानते नहीं कि यहाँ कितनी तरीके की जातियां रहती हैं? सैयद सरीन, आज बहस का मुद्दा थोड़ा सा अलग है, महिला आरक्षण पर है, और आपसे प्रश्न है मुस्लिमों को आरक्षण किस धारा के तहत दिया जा सकता है भारत के संविधान में? आपसे सिर्फ इतना प्रश्न है। अल्पसंख्यक में क्या सिर्फ मुस्लिम आते हैं? अल्पसंख्यक में क्या सिर्फ मुस्लिम आते हैं? और अगर मुस्लिमों के लिए बात करी जा रही है, अगर हमारे नेता स्टैंड ले रहे हैं, तो क्या गलत बात कर रहे हैं? 181 सीटें, अगर 33% आरक्षण होता है, मैं तो स्वागत करती हूँ, हमारे नेता भी स्वागत करते हैं, हमारे जो श्रद्धेय नेता, एक मिनट बीच में मेरे में बस नहीं, देखिए हमारे जो श्रद्धेय नेताजी थे, जो अब जिनका स्वर्गवास हो गया है, उन्होंने तो सबसे पहले बात करी थी दलित, पिछड़ा और वंचित लोगों के आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण के लिए। तो हमारी पार्टी तो हमेशा से इसके लिए स्टैंड ले रही है। दूसरी चीज, एक चीज ये मैं कहूंगी कि 181
अगर सीटें संसद में महिलाओं को मिलेंगी, महिला सांसद को, तो उसमें क्यों नहीं उसमें पीडीए आएगा? पीडीए क्यों नहीं शामिल होगी? ठीक है, बिल्कुल होगा। ठीक है भैया, सैयद जरीन जी, बिल्कुल 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 नारा लगाइए और जोर से लगाइए। ये आज तो नारी शक्ति बंधन दिवस है, सब लोग नारा लगाओ और तारीफ खड़े होकर लगाओ। ठीक, ठीक, अरे रुको जा भाई, इसीलिए मैं आप सबकी शक्ति को प्रणाम कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, अभी दोबारा में आएंगे। नीति शर्मा, मेरा प्रश्न अखिलेश जी कहें, मायावती जी कहें, ये सारे जी मिलके कहें और दूसरे देशों के नेता भी उसमें कोरस गाएं, तब भी भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। आप उसको पीडीए बोलो, सीडीए बोलो, डीडीए बोलो, जेडीए बोलो, कुछ बोलो, इससे कोई फर्क नहीं। भारत का संविधान इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट इस बात को कई बार रिट्रेट कर चुका है कि भारत में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तब ये नया शोषा क्यों? आप पॉलिटिकली पीडीए बोल सकते हैं, लेकिन आप जब संविधान संशोधन करने जाएंगे तो आप संविधान के बेसिक ढांचे से छेड़छाड़ थोड़े ना कर देंगे कि भाई सपा ने कह दिया, वो और नेताजी भी कह चुके थे, इसलिए अब अल्पसंख्यक को भी मिलेगा, मुसलमान को भी। ऐसा तो संभव नहीं। फिर ये मुद्दा क्यों आया इस वक्त? अमिताभ जी, बहुत बहुत अभिनंदन, और आपके माध्यम से आपके पैनल गेस्ट को और देश के सभी लोगों को, 140 करोड़ जनता को आज गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नई संसद में जो भारतीयों के द्वारा निर्मित है, आज वहां पे आज पहला सेशन हो रहा है स्पेशल, उसकी सबको शुभकामनाएं। और विघ्नहर्ता गणेश जी को माना जाता है। ये समझने की आवश्यकता है कि किसी भी लोकतंत्र में नेता आते हैं और जाते हैं, दल आते हैं और जाते हैं, अपनी जिम्मेवारियां निभाते हैं, कोई नहीं निभाते, लेकिन लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। ये जो श्रेय लेने की आदत है, इस पे सोचने की आवश्यकता है कि यही सोनिया गांधी जो आज कह रही हैं कि ये हमारे माध्यम से जाया हुआ बिल है, तो जब इनके आज जो समर्थ हैं, लालू जी के जो समर्थन में हैं, जो उस समय इसी बिल को फाड़ा गया था और मार्शल्स को लाके लोकसभा में क्या हंगामा हुआ था, उस सब का इतिहास गवाह है। और ये जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, पूरे विश्व में एकमात्र जो देश है जो अपनी भूमि को मां की संज्ञा देता है, वो भारतवर्ष है। नमो वत्सले मातृभूमि, ये वो भूमि है जहां पे स्त्रियों को देवी के समान माना जाता है, आराध्य माना जाता है, लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा के रूप में पूजा जाता है। और यही वो लोकतंत्र है जिसके अंदर आज दक्षिण से लेकर उत्तर तक सनातन धर्म के उन्मूलन की बात हो रही है। सनातन धर्म को बीमारी कहा जा रहा है, वही महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है। और यही कर्नाटक में लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी का नारा था कि कर्नाटक में 40% महिलाओं के आरक्षण को वो सुनिश्चित करेंगी, और आज उनके कैबिनेट में केवल एक महिला मंत्री है। धरा पे क्या दिया है आपने, देश को क्या दिया है आपने? वादे तो बहुत करे हैं, लेकिन डिलीवरी क्या की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 9 साल में अगर मोदी जी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ, तो एक महिला के नाते निष्पक्ष होकर मैं बात करती हूँ, जो शौचालय जो उन्होंने बनाए, जो एक इज्जतगर महिलाओं को दिए, और आखिरी महिला, आखिरी गांव में बैठी हुई वो महिला जो शायद शौच के लिए कितने ही पीड़ा और कितनी ही वेदना और कितनी ही कुंठित अवस्था में बाहर जाती होगी, उसकी उस जरूरत को समझा और उसको डिलीवर किया। वो महिला जो चूल्हे की अग्नि में अपनी आंखें काली करती थी और बीमार पड़ जाती थी। नीति जी, आज महिला आरक्षण तक ही कन्फाइंड रहेंगे। ठीक है, आज महिला आता है आपके पास दोबारा में। मैं बरखा तिरहन के पास चलूं, उससे पहले एक बात और कहूं कि ठीक, क्या मैं पूछ सकती हूँ? नहीं, अभी रुक जाओ भैया, अभी रुक जाओ। बरखा सबको बहस में लिया है, नहीं तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब कोबड़ छोट कहता अपराधु, सारी नारी शक्ति मेरे लिए बराबर है, हमको लड़ाई में ना फंसाओ, है ना, इसलिए सबको भी बराबर बराबर करने दीजिए भैया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भारत ने जब ये थोड़ा सा तकनीकी विषय है, इसको पैनलिस्ट को समझ लेना चाहिए, नेताओं को छोड़िए। वो तो ये नहीं देख के कुछ भी बोल के जा सकते हैं, उनका क्या बिगाड़ लोगे? क्या शरद यादव जी ने हाउस में खड़े होकर कह दिया था ये परकटी औरतें, क्या तो बोल ही दिया था उनका कि कोई जेल भेज दिया उनको? नहीं ना, क्या? लेकिन आप लोग सोचो, आजकल मुकदमा भी हो जाता। खैर, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ओबीसी का आरक्षण अभी संसद के लिए मंजूर नहीं हुआ। ठीक, पहले ओबीसी का आरक्षण जब संसद में मंजूर होगा
तो अगर ऐसा किसी सरकार ने सोचा और उस पर विधेयक आया, तब ये मांग उठेगी कि अब महिलाओं को भी मिले। भारत ने केवल संसदीय लोक जीवन में 2 तरह के आरक्षण स्वीकार किए, एससी और एसटी। और एससी एसटी के आरक्षण जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं उसके अलावा इसमें से अलग से दो, वो तकनीकी तौर पर गलत बात है। क्योंकि वो जो आरक्षण है एससी के लिए और एसटी के लिए भारत के संसदीय क्षेत्र में, विधानसभाओं और लोकसभा में, उसमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं, ठीक। इसलिए उसी में से विमेन रिजर्वेशन भी शेयर पाएगा, ओबीसी के लिए, अरे एसटी के लिए और एससी के लिए। अभी तथ्यात्मक स्थिति ये है। बाकी नेता क्या नारा लगाते हैं, नेता जाने। बरकतरन जी, हमको बताया गया कि आप बिल्कुल अलगी किस्म का चिंतन लेके चल रही हैं महिला आरक्षण विधेयक पर। क्यों भाई, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्या, और क्यों नहीं मिलना चाहिए? जी अमिताभ जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, आरक्षण से तो पूरा देश वैसे ही जूझ रहा था। एक और आरक्षण महिलाओं के, हम महिलाएं हैं जो 24 घंटे इक्वालिटी की बात करते हैं। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो आरक्षण कहाँ से आ गया? अगर हमें कैलिबर है तो हम अपने आप पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे। 33% क्यों या 50%, कोई 50% कह रहा है, तो हमें उस सब की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो मातृ शक्ति, हमारे पास तो इतनी ताकत है कि हम मल्टी डायमेंशनल काम कर सकते हैं। हम घर संभाल सकते हैं, बाहर संभाल सकते हैं, सब जगहों को संभाल सकते हैं। इक्वालिटी का झंडा लेके हम 24 घंटे झुलाते हैं। तो हम जैसे लोगों को तो सामने आकर के मना करना चाहिए कि भारत की भूमि में जो भी सक्षम होगा वो अपने आप पार्लियामेंट पहुंचेगा, रैली करेगा, जो मर्जी करे, जिस तरीके से भी लोगों का रुझान बनाए अपनी तरफ और अपने आप पार्लियामेंट में पहुंचे। दूसरी बात, जो महिलाएं वाकई अभी भी पार्लियामेंट में, उनका भी आप देख लीजिए कौन उनके हस्बैंड्स या उनके फादर्स ही कर रहे होते हैं उनकी जगह पे। कौन सी महिलाएं हैं जो वहां पहुंच करके उसका दुरुपयोग नहीं होगा इन सब चीज़ों का। मैं तो सरासर इस मुद्दे पर मैं हैरान हूँ कि महिलाएं इतनी जोर से एक सुर में ये बोल रही हैं कि हाँ होना चाहिए। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि उनकी कैपेबिलिटीज को कम आंका जा रहा है। क्या हम किसी से कम हैं? क्या हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई से हमें अपने उसके ऊपर भरोसा नहीं है? एक तरफ से हम दुर्गा बनते हैं, एक तरफ से हम लक्ष्मी कहलाते हैं अपने आप को, और दूसरी तरफ से हम गिड़गिड़ा रहे हैं। अरे क्यों गिड़गिड़ा रहे हो भाई? क्यों चाहिए हमें रिजर्वेशन? नहीं चाहिए। और ये जो अभी रिजर्वेशन की बात हो रही है, ये तो इलेक्शन का मुद्दा है। ये तो ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है आधी आबादी को आकर्षित करने के। लेकिन आधी आबादी के अंदर अगर दिमाग है तो वो खुद सोच सकते हैं, इसका निर्णय वो खुद ले सकते हैं कि ये इलेक्शन जिमिक है, और इस जिमिक में वो ना पड़े और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन जब आए तो वोट करें कि उन्होंने किसको वोट देना है। मेरे हिसाब से आरक्षण नहीं होना चाहिए। वुमेन रिजर्वेशन बिल कभी नहीं आना चाहिए, ठीक, ना ही 33 ना ही 50। बरखतरन ने जो बात कही वो तो उनका अपना मत है, लेकिन एक प्रश्न जरूर खड़ा होता, शबनम पांडे आपके पास आऊंगा, कि जितनी भी भारत की राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं सक्रिय हैं, क्या वो उनमें से अधिकांश उन बड़े राजनीतिक परिवारों से नहीं आई जो पहले से स्थापित हैं? ननकू की बिटिया और रज्जाक की बिटिया आगे आए तो बात अच्छी बने ना। मूल बात तो तब होगी सशक्तिकरण, ठीक है ना। 5 बार के सांसद ससुर रहे, पिताजी मंत्री रहे, बिटिया विधायक हो गई, एमएलसी हो गई, एमएलए हो गई, एमपी हो गई, तो सशक्तिकरण का वो तो पहले सशक्त थी। शबनम पांडे नहीं सशक्ति भाई? जो मुख्यमंत्री की बहू है किसी केंद्रीय मंत्री की बिटिया है, वो सशक्त नहीं थी। एक समस्या है। और दूसरी बात मैं नेताओं के लिए कह दूं, सारे नेताओं की पार्टियों के, सारी पार्टियों के नेता लोग बैठे हैं। बहन जी ने कहा, मायावती जी ने कहा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि 50% होना चाहिए रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। हो सकता कोई सामान्य व्यक्ति सुने तो वो भावुक हो जाए, आंसू निकल आए उसके देख के कि बहन जी कितना महिलाओं के लिए समर्पित है। रो भी सकता है आदमी, रुमाल रखना पड़ेगा। लेकिन हम एक बात निवेदन कर दें, बसपा ने आज तक महिलाओं की कोई अपने में आनुषंगिक संगठन नहीं बनाया, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, नो। किसी महिला, कोई केंद्रीय पदाधिकारियों महिला नहीं रखी कभी,
कोई टिकट नहीं, बता दो कितनी महिलाओं को टिकट दी, कितनों को सांसद विधायक बनाया, वो कह रही 50% दे दो। इसलिए ये सच्चाई नहीं। शबनम पांडे, मेरा प्रश्न वही, जो राजनीतिक परिवारों से हैं, ऐसा तो नहीं कि सीट महिला की हो गई, बोले ससुर ने कहा कि बहू तू लड़ ले, पिता ने कहा बिटिया तू लड़ ले, पति ने कहा पत्नी जी आप लड़ो, है, और पोस्टर में पत्नी की फोटो छोटी, पति की बड़ी। ऐसे चुनाव मैंने देखे हैं शबनम जी। स्थानीय निकाय में ऐसा ही हो रहा है। लोकल बॉडी इलेक्शन में जो रिजर्वेशन यही हो रहा है, जो रिजर्वेशन है उसमें यही हो रहा है। ज्यादातर ऐसा ही हुआ, लेकिन समय के साथ साथ एक परिवर्तन भी आया, जहां अगर उत्तर प्रदेश का हम ले तो 33% रिजर्वेशन है लोकल बॉडी में, आज 44% महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर आई हैं लोकल बॉडी में। तो जब आप आरक्षण देते हैं तो मनोबल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है महिलाओं की, और जो लोग बाध्य करते हैं कि नहीं इस सीट पे पुरुष ही सही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो भी बाध्य होते हैं महिला लाने का। पहले परिवार की महिला लाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो एक प्रचलन चलता है, आम महिला भी साथ खड़ी होती है। बरखा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो सोचती हैं कि महिलाएं इतनी सशक्त हैं, इतनी मनोबल की मजबूत है, इतनी शिक्षित है, वो अपने आप आ जाएंगी। देखिए इधर बैठी भी मुझे लगता है हम सभी महिलाएं वेल एजुकेटेड हैं। मैंने भी मैनेजमेंट, लॉ, तमाम चीजें की हैं, नौकरी की है, तब राजनीति में आई है, लेकिन मेरा परिवार राजनीतिक नहीं है, तो मैं एड़िया घिस रही हूँ। लेकिन अगर वहीं पे कोई सांसद विधायक के परिवार की बेटी और बहू होती, ओबीसी की बेटी, यही मैं कह रहा हूँ, यही तो हम से कह रहे हैं, और मैंने भी कहा था। तो इसलिए इन बातों के लिए पुरुष प्रधान इस पॉलिटिकल राजनीतिक परिदृश्य में बहुत जरूरी है कि ठीक है शबनम जी, ठीक है, जो आरक्षण किया गया है वो होना चाहिए। आस्था तिवारी जी, ठीक है शबनम जी, आस्था तिवारी, मेरी चिंता बड़ी मौलिक चिंता है। गांधी परिवार में स्त्री सशक्तिकरण और पुरुष सशक्तिकरण किसी की जरूरत नहीं, बात सब सशक्त हैं जो भी हैं, नहीं भाई। सोनिया जी कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए तो महिला सशक्तिकरण थोड़ी ना है, वो अध्यक्ष ना भी मतलब कुर्सी छोड़ दे तब भी वो महत्वपूर्ण है। प्रियंका जी अध्यक्ष नहीं है फिर भी वो महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण दे रहा हूं, जो बड़े संपन्न प्रभावशाली राजनीतिक परिवार है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का परिवार है, मान लीजिए, क्या वो उनको सशक्तिकरण की जरूरत ही नहीं। मायावती जी के परिवार में आनंद का बेटा आकाश अपने आप सशक्त हो गया कि नहीं हो गया, कि उसको कोई विटामिन देनी पड़ी? नहीं ना। तब ये जो ननकू की बिटिया है, रज्जाक की बिटिया है, ये कैसे आगे आएगी? आस्था जी, जो बड़े राजनीतिक परिवार हैं वो तो वर्चस्व छोड़ना ही नहीं चाहते, कोई पार्टी हो। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ननकू की बिटिया और रज्जाक की बिटिया के लिए स्थान कैसे बने और उसके लिए मतलब होना चाहिए जगह। मगर मैं ये समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी अध्यक्ष रही या प्रियंका गांधी यूपी की प्रभारी रही, हमारी नेता है, मगर उसके अलावा भी और बहुत सारे नेता हैं जो महिलाएं हैं जो राजनीतिक परिवार से नहीं आते थे। ठीक, इसका एक उदाहरण मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। इसके अलावा आज केरला से सांसद है राम्या हरिदास जी, वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आती और वो सदन में बैठती। उसके अलावा जेबी मैथर, वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आती, राज्यसभा की सांसद है। मगर आपको आस्था जी, आप 10 एक मिनट आस्था जी, आप 10 नाम गिना सकती हैं, मैं 1000 नाम गिना सकता हूँ राजनीतिक परिवारों के कारण महत्वपूर्ण हुई महिलाएं। मैं 1000 गिना सकता हूँ, आप मुझे 10 गिना पाएंगी। के कारण महिलाएं महत्वपूर्ण हुई हैं, मैं इस चीज को मानती हूँ, मगर और भी महिलाएं हैं जो राजनीतिक परिवार से इतर है, आती है और उनको सशक्तिकरण हमारी पार्टी ने या अन्य दलों में रहकर के भी उन्होंने अपनी जगह बनाई है। जब जैसे बरखा जी अभी कह रही थी इक्वालिटी की बात कर रही थी, बरखा जी इक्वालिटी की बात बिल्कुल सही है आपकी। बरखा जी कुछ अमिताभ जी, यही तो मैं आप मान रही हो कि इतना सशक्तिकरण खुद ही कर लिया, तो अब क्या जरूरत है? मैं यही तो कह रही हूँ इतनी देर से कि जब मैं ये सालों से कह रही हूँ कि जब आप लोग सशक्त हैं, अपने आप आ गई पार्टी में, इतना नाम कमा लिया,
तो फिर आप ही कम से कम मना करिए कि जी हमें नहीं चाहिए वुमेन रिजर्वेशन बिल, और इसके ऊपर चर्चा क्यों हो रही है, या इसके ऊपर वोट बैंक की राजनीति ही क्यों करी जा रही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई एज अ वुमेन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई हम तो इक्वल राइट, महिलाओं की ही तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, पुरुषों की रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, मगर आप ये सिर्फ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई, बहुत सारे अन्य लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है बरखा जी। तो आप साधारण घर से ही तो आई हुई है, मैं भी साधारण घर से ही हूँ भाई, मैं यूपी के बहुत छोटे से साधारण परिवार से हूँ, मैं भी तो अपने आप ही आई हूँ, जो भी मुकाम हासिल किया है ऐसी सभी महिलाएं सब मुकाम हासिल करें, तो जिन्होंने पार्लियामेंट जाना है वो भी रैलियां करेंगी, हर तरीके से अपने आप पार्लियामेंट में पहुंचेंगी, पढ़ाई लिखाई जो भी जरूरत है, लेकिन इसमें बड़ी बात तो ये है कि बड़े जो राजनीतिक परिवार है वही अपनी बेटियों को आगे भेजेंगे। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट दोनों लोग, आस्था आप भी रुकिए, सबकी आवाज रुकिए अभी, ठीक, अभी रुक जाओ भाई, अभी इनकी आवाज रुकिए। मैं सैयद जरीन के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहूं ताकि तथ्य साफ रहे, भ्रम नहीं फैले, है ना, क्योंकि अभी तो लड़ाई लंबी चलनी है आरक्षण की, इस पर रोज नया परसेप्शन क्रिएट होगा। इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने से भारत में महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ, ठीक, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के राष्ट्रपति बनने से नहीं हुआ, मायावती जी के 4 बार चीफ मिनिस्टर रहने से उनका सशक्तिकरण हो सकता, कुछ लोगों को हो गया हो, उत्तर प्रदेश में तो हुआ नहीं, ठीक, और बसपा में आज तक महिला का सशक्तिकरण छोड़िए एंट्री नहीं हुई, कौन सा रिजर्वेशन लागू कर देंगे हम वहां, बसपा के दरवाजे में महिला की एंट्री ही नहीं हुई आज तक। मायावती जी किसके लिए करें 50% आरक्षण कर दो, अरे आप अपने घर का दरवाजा तो खोलो भाई, ननकू की बिटिया कैसे आए, दरवाजे नहीं खोल रहा। सैयद जरीन पति मंत्री, पत्नी राज्यसभा, बेटा एमएलए, बहू एमएलसी, ऐसे सशक्तिकरण चलेगा? स्वर्गीय फूलन देवी को बिहार से निकालकर श्रद्धेय नेताजी ने संसद पहुंचाया था। ये काम सिर्फ समाजवादी पार्टी करती आई है और आगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में करती ही रहेगी। इसीलिए पीडीए पे जोर दिया जा रहा है कि पीडीए का उत्तर प्रदेश में शोषण हो रहा है, उसकी बात करना, उसके हक की लड़ाई करना, उनके महिलाओं की हक की लड़ाई करना कोई गलत बात नहीं। और मैं जो हमारे साथ जो एक्टिविस्ट बैठी, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जैसे वो बात कर रही है कि हाँ इक्वालिटी की बात सब करते हैं, लेकिन जरा जमीन पे उतर करके देखिए, आज भी हिंदुस्तान में पुरुष प्रधानी है ये। अगर पुरुष प्रधान ना होता तो इतनी बड़ी बीजेपी की सरकार में जब 80 दिन तक मणिपुर जलता रहा, किसी एक महिला सांसद की बीजेपी ने एक ट्वीट नहीं करा। आज मणिपुर पे डिस्कशन नहीं है मैडम, सबसे पहले आप मुद्दे को भटकाइए मत। देखिए आप मुद्दे पे बात करिए तो मैं आपको जवाब दूंगी। आपका इशारा मेरी तरफ था, लेकिन मणिपुर पे डिस्कशन नहीं है। हर डिस्कशन को मणिपुर ठीक है, हर डिस्कशन मणिपुर नहीं जा सकता, ठीक, हर डिस्कशन मणिपुर नहीं जा सकता, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में पुरुष प्रधान बरखा लगातार किसी चीज की भी कर लीजिए, आज भी ठीक है, आज उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर की बेटी के साथ क्या हुआ, आप देखिए छेड़छाड़ में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। ठीक है, रुक जाइए सैयद जरीन, अभी क्या बात रुकिए, आज विषय ये नहीं है, आप थोड़ा भटका दी। यूपी के क्राइम पर चर्चा करेंगे तो बुलाएंगे, आज बड़ा विषय है महिला आरक्षण, ठीक है ना, उसको अम्बेडकर नगर और फतेहगढ़ और मोहम्मदाबाद और बांसगांव नहीं ले जाओ, ठीक, जब इस पर बहस करेंगे तो उस दिन बुलाएंगे आपको, तब उस पर केवल उसी पर चर्चा करेंगे। आज महिला आरक्षण विषय को तो समझिए, उसकी गंभीरता को समझिए, एनसीआरबी पर चर्चा करने लगेंगे तो फिर तो विषय भटक जाएगा। नीति शर्मा, मैं इस बात को समझना चाह रहा हूं कि हर पार्टी, आगे बात सैयद जरीन, आगे हर पार्टी के पास 2-4 शोकेस वाले उदाहरण हैं, फूलन देवी, लालू जी की पार्टी नहीं है, वरना वो राबड़ी देवी को उदाहरण नहीं देने देते मुझे, वो कहते हमने मुसहर समाज की एक महिला लोकसभा भेजी थी जिता के, ठीक, सबके पास कुछ उदाहरण हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं राजनीति की वास्तविक शक्ति परिवारों के पास ही सीमित है, कोई पार्टी हो, क्या ये गलत बोल रहा हूं, उसमें महिला हो चाहे पुरुष हो, घी थाली में ही गिरेगा, बाकी जिंदाबाद का नारा लगाओ, क्या कार्यकर्ता हो बोले नारा लगाओ, देश मजबूत करो, प्रदेश मजबूत करो, पार्टी मजबूत करो, क्या मलाई कौन खाएगा, बोले परिवार के लोग हैं यही खाएंगे, क्या। मैं एक उदाहरण दे दिया ना,
10 बड़े विभागों का मंत्री पति, पत्नी राज्यसभा में, बेटा एमएलए, और क्या बचेगा? क्या बचा? क्या चाहते हो? वो भी लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं। यही चीज समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र में जो परिवारवाद का विष है वो आदि सदियों से, मतलब आप देखिए जब से आजाद हुआ है भारत तब से पनपता आया है। जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद इंदिरा गांधी, उनके बाद राजीव गांधी, उनके बाद संजय गांधी, और चाहे आज राहुल गांधी। मेरा ये प्रश्न है, या फिर प्रियंका जी, क्या कांग्रेस पार्टी में मेरी बहन या आस्था बैठी हुई है, क्या मैं बात करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में आप पहले नहीं, मैं मैं ये बता दीजिए। नहीं, आस्था तो वहां तक पहुंचने में भी समय लगेगा। अभी आस्था जी अपना बायोडेटा मैं आपसे शेयर कर लूंगी जब उसका विषय होगा। फिलहाल मेरे बायोडेटा और आपके बायोडेटा पे बात नहीं हो रही है। हम देश की राजनीति और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से परिवारवाद का विष जो है वो हर घर, हर पार्टी से कहीं ना कहीं से वो पोषित हो रहा है, और उसकी वजह से जो एक दो चेहरे हैं। बरखा जी ने अभी केवल नीतीश शर्मा की आवाज जाएगी। जी, अभी केवल किसी की आवाज नहीं, अभी मत बोलिए, आवाज नहीं जाएगी। ओनली मैं थोड़ा शालिंदा रखती हूँ जब आप नहीं, केवल मेरे डिबेट में एक बार में एक आदमी बोलेगा किसी भी सूरत में, नीतीश शर्मा ओनली। बरखा जी ने एक पक्ष रखा, वो भी अपना पक्ष है कि अगर आप योग्य हैं, सक्षम हैं, तो अपने दम पे आगे बढ़िए। लेकिन ये भी दूसरा पक्ष है कि कहीं ना कहीं बहुत सी महिलाएं और बहुत से वर्ग आज वंचित हैं, वहां तक सुविधाएं नहीं जा पा रही हैं, उनका संघर्ष बहुत ही कठिन है। अगर उनको हम वो पृष्ठभूमि देते हैं, उनको वो सहूलियत देते हैं, वो शिक्षा देते हैं, वो व्यवस्था देते हैं कि वो अपने हुनर को और अपने टैलेंट को आगे निखारें, तो वो कहीं ना कहीं देश के विकास में ही उसका योगदान रहेगा, देश के पतन में कभी नहीं होगा। इसलिए आरक्षण की आवश्यकता है कि वंचित वर्गों को, जो वंचित महिलाएं हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जहां पे परिवारवाद की सारी बात ये हो रही है कि जो सारा आरक्षण का इसका लाभ किसको होगा। आज श्रेय लेने का लाभ में है कि लाभ किसको चाहिए, नाम किसका होगा, और वो नाम को वोट बैंक में कौन सी पार्टी, कौन सी सत्ता दल उसको कन्वर्ट कर पाएगी। बार बार यही बात मैंने पहले अपने वक्तव्य में करी, आपको वही चीज लाभ में दे पाएगी किसी भी पार्टी की। मैं निष्पक्ष होकर बात कर रही हूँ, जो धरा पे काम करेगी, जो कमिटमेंट करेगी और उसको रिजल्ट ओरिएंटेड कमिटमेंट होंगे, रिजल्ट दिखेंगे। जी बिल्कुल जरूरी है, जो पार्टी देगी निश्चय रूप से उसको उसका लाभ। बरखत रेहन, मैं एक उदाहरण देके बात समझना चाहता हूं कि लालू जी जब चारा घोटाले में जेल गए तो उन्होंने अपनी राजगद्दी, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी राबड़ी जी को दे दी। विधायक दल की बैठक बुलाई, राबड़ी जी को चुनवा दिया नेता विधायकों, मुख्यमंत्री हो गए बिहार की। ठीक, हम इसको वुमेन एम्पावरमेंट माने। राबड़ी जी भी पिछड़े वर्ग से हैं, दलित पिछड़े पीडीए का सशक्तिकरण माने, या एक शक्ति संपन्न शासक के द्वारा अपनी पत्नी को राज सिंहासन पर बैठा देने की घटना माने, या इसको पीडीए जिंदाबाद का नारा लगा दें इसको सुन के कि राबड़ी जी वो पीडीए जिंदाबाद। मेरे हिसाब से तो ना जीडीए है, ना पीडीए, ना डीडीए है, ना एलडीए है, ये तो कुछ नहीं है। उन्होंने कोई गांव गरीब की महिला उठा के बना दी होती मुख्यमंत्री तो मुझे लगता कि हाँ ये पीडीए हो गया। वो मिसेस लालू प्रसाद यादव तो पहले से थी। बरकत रहे, बिल्कुल, वो तो पहले से ही सशक्ति, ये तो परिवार है, आप एक ही परिवार है। मैडम पहले से सशक्त थी, उनको भी बना दिया आपने। लेकिन मैं यहाँ पे सभी पैनलिस्ट से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, आप 100% रिजर्वेशन दे दो, महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। जो मूल कारण है उनको सशक्त करने के लिए, जो दूर दराज में शिक्षा को बढ़ावा देना है, जो उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाना है, जो उन्हें पॉलिसी मेकिंग में लाना है, जो इन तरीके के कार्यों पे बात नहीं करेंगे। रिजर्वेशन, क्योंकि ये वोट बैंक खींचेगा, ये राजनीति है, इसमें इसे लेके आएंगे। ये अभी बातचीत है या पास होगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, बहुत दूर की बातें हैं। ये फिर वही लेमन जूस है जो सालों से चूसते आए हैं और भी चूसते रहेंगे। बरकत रहना भी रुक जाओ, मैं यही सवाल एक बार सबसे पूछ लूं। शबनम पांडे जी, ये दरवाजे पर लटकी गाजर है, ये इसलिए कह रहा हूं कि टाइम टेबल भी आना चाहिए। जब भी विधेयक आता है तो उसमें यह बताया जाता है कि भाई इस विधेयक के लागू होने का समय यह होगा। नहीं, अब इसमें कई क्लॉज हैं। जनगणना कब होगी गॉड नोज, क्या
नोबडी नोज। फिर जनगणना हो, भारत जैसे देश में जनगणना होना भी कोई 1 मिनट का काम तो 1 दिन का है नहीं क्या, दैट विल टेक मंथ्स ऑफ है। उसके बाद डिलिमिटेशन, दिल्ली में एमसीडी का डिलिमिटेशन हुआ, जरा सी एमसीडी इतू सी क्या, उसमें इतना समय हो लग गया, झमेला लग गया। जम्मू कश्मीर में आज तक डिलिमिटेशन नहीं हो पा रहा, जबकि इतना सा है, पूरे देश में डिलिमिटेशन होगा तब महिला आरक्षण एग्जीक्यूट होगा। शबनम जी, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। कि नए संसद भवन में नहीं, अरे संसद भवन पुराना हो नया हो वो तो ठीक ही बात है, बन गया, हमारा सैल्यूट उसको, लेकिन अब नए का क्या करें, हम वो विषय छोड़िए, भवन अच्छा बना है उसकी तारीफ कर दी। होगी, सीटें बढ़ेंगी, सीटें डिलिमिटेशन होगी, सीटें बढ़ेंगी। अगर हम पुराने में रहते तो शायद डिलिमिटेशन पे सीटें बढ़ने के बाद बैठने तक का प्रबंध नहीं भैया, अरे शबनम जी हमने क्या पूछा, आप तो योग्य व्यक्ति हैं ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा घोर माठा नहीं करो आप। इस जो आप टीवी पे देख रहे हो ना, एक बार सुन लो, जानकारी की बात, ये जो टीवी पे दृश्य आप देख रहे हैं ना, इस हाउस में 850 से ज्यादा, मेरे ख्याल से 900 के करीब, 850 से 900 के बीच में, एग्जैक्ट संख्या भी मैं भूल रहा हूं, सांसदों के बैठने की कुर्सी लगा दी गई है। कल से क्यों नहीं लागू हो जाता है? देखिए, जिस तरीके से अयोध्या मंदिर के समय में लोग ये वही बात हो गई कि बुआ की मूछें निकलेंगी तो फूफा कहेंगे पर उतरेगा और हमारी सरकार के समय उतरेगा। और दूसरी बात, एक बरखा जी की बातों का जवाब देना चाहती हूँ। ये कहती है कि क्यों नहीं सब आ जाते। अगर मायावती जी एंट्री देती नहीं थी, अब बाध्य होंगी आरक्षण होने के बाद एंट्री देने के लिए, उन्हें टिकट देना होगा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एकदम डिफरेंट है और अन्य चीजों से। बाध्यता आएगी तो महिला को बगैर आरक्षण के तो वो बाध्यता किसी पे आएगी नहीं। हर परिवार का तो एक पार्टी बनी हुई है, चाहे वो आरजेडी हो, सपा हो, जी ठीक है शबनम जी, आगे बात आगे। आस्था तिवारी यही प्रश्न आप, ठीक शबनम जी आगे, समय कम है। आस्था, यही प्रश्न मैं सही जरीन से भी पूछूंगा, सबसे एक ही प्रश्न लूंगा कॉमन। आपके हिसाब से महिला आरक्षण जमीन पर कब उतर जाएगा? प्रोसेस नहीं, प्रोसेस मुझे पता क्या है, जमीन पर कब उतर जाएगा, आपका सेंस क्या कहता है? छोटी सी टिप्पणी। देखिए, मेरा सेंस ये कहता है कि भाई महिला आरक्षण जुमला बन के नहीं रहना चाहिए। ये हम लोग बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं। आज अगर इनके पास संख्या बल है और इसको लेकर के आए ये लोग, तो इन्हें कायदे से इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस बताना चाहिए था कि भाई हम इस तारीख को इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब आज ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम करेंगे नहीं, जब जो है हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा आ जाएगा, सेंसस हो जाएगी तब। सेंसस कायदे से तो आपको 2021 में करा लेनी थी। आप कहेंगे कि कोविड का हवाला देंगे कि नहीं हो सकी, अब तक करा लेनी चाहिए थी अगले 2 साल में, आपने तब भी नहीं कराई सेंसस। अब क्योंकि इलेक्शन आ गया, अगर आपके पास इम्प्लीमेंटेशन की व्यवस्था नहीं थी, आपने इम्प्लीमेंटेशन की डेट डिसाइड नहीं करी थी, तो आपको फिर जब इतने साल वेट किया था इंसान ने, तो हम लोग और वेट करते। आपको कायदे से वेट करें भाई, इम्प्लीमेंटेशन की पूरी प्रक्रिया सियासत भी करनी है, आपको भी, आपकी पार्टी को भी निपटाना है, वेट क्यों करेंगे? ठीक है आस्था, आगे बात आगे। यू मेड योर पॉइंट वेरी वेल। सैयद जरीन, आपको क्या लगता है, आपकी विजडम क्या कहती है? सवाल इतना ही सा है, अब पीडीए का मसला नहीं, उधर मत जाएगा। महिला आरक्षण जमीन पर कब तक उतर सकता है? आज उसका एक फ्रेमवर्क हमको दिख गया। सरोजिनी नायडू जी ने आज से 100 साल पहले महिला आरक्षण बिल की बात करी थी। आजादी से 17 साल पहले, 1996 से चला रहा, 27 साल लगे आज इसको दोबारा फिर से कई बार पेश होने में। तो देखिए, जब भी आए बहुत जल्दी आए, लेकिन मैं बार बार कहूंगी कि उसमें पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, जब तक उसकी जगह नहीं होगी तब तक ये बिल किसी महिला को पूर्ण रूप से सशक्त नहीं करने पाएगा। आज भी जो महिलाएं हैं वो हाशिए पर है। अगर आपको पूरी सारी महिलाओं को, अगर आपको केंद्र में लाना है, अगर आपको एक उनको स्वाभिमानी बनाना, उनको एक स्वावलंबी बनाना है, तो मेरे ख्याल से इन तीनों चीजों का ध्यान रख करके ही ये जब भी आ जाए हमारा स्वागत है, स्वागत योग्य है। बिल्कुल ठीक बात है। बरखत रेन, आपको क्या लगता है ये बिल जमीन पर कब तक उतर आएगा? क्योंकि बिल पर तो 27 साल से चर्चा हो ही रही है। मैंने अभी एक शेर कहा था, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। क्या गीता मुखर्जी थी, मुझे याद है उनका चेहरा, हम लोग पार्लियामेंट कवर करते थे। क्या वो दिवंगत हो गई? कितने लोग दिवंगत हो गए, वाजपेयी जी, कहाँ सब लोग। क्या
इसका सपना देखते देखते। अब आपको क्या लगता है ये गाजर कब हकीकत में तब्दील हो जाएगी, ऐसे ही लटकती रहेगी नींबू मिर्ची की तरह दरवाजे पर? अमिताभ जी, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। मैं फिर से कहूंगी इक्वालिटी के ज़माने में हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस पे लंबी बहस चलती रहेगी। अभी कोई नहीं आ रहा, इस विषय पर जो आ ही नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ बातें बातें बातें। कभी कोई कुछ ले आएगा, मुसलमानों को दो, तो मैं कहूंगी भाई हिंदुओं को भी दे दो। हिंदू महिला की क्या गलती है भाई? कोई सिख वाली आएगी, वो कहेगी सिख को भी दे दो, सभी को। तभी तो मैं कह रही हूँ 100% महिलाओं को भेज दो, पुरुषों को निकाल लो वहां से। बेस्ट तरीका है, कोई जरूरत नहीं बहस में पड़ने की। 100% महिलाओं को बैठा दो पार्लियामेंट में। अगर उससे देश का सुधार होता है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आज तक कुछ कर पाई? बड़ा सवाल ये है। लड़कियों के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनकी एजुकेशन पे, उनकी लॉ एंड ऑर्डर पे, इस पे बात होनी चाहिए। उनकी पढ़ाई लिखाई में उनकी योग्यता कैसे बढ़ सकती है और वो कैसे अपने आप को अपलिफ्ट कर सकती है। आज तक आप जो SC ST वालों को अपलिफ्ट कर पाए, उनके लिए भी तो इसीलिए लाए थे ना रिजर्वेशन। उन्हें कर पाए जो इन्हें कर लोगे जी। सीधी बात। एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बात कहता हूं शबनम जी। जितनी बड़ी महिला राजनेता हुई भारत में अक्रॉस द पार्टी लाइन, ठीक, सबसे बड़ी तो कांग्रेस में ही हुई, स्वाभाविक इंदिरा जी हुई। बाकी पार्टियों में उतनी बड़ी नहीं, कि भाजपा में भी बड़ी महिलाएं हुई हैं। क्या रीजनल पार्टियों में जयललिता और बसपा को छोड़ दें तो बाकी जगह नहीं हुई, ठीक। उनमें से किसी ने भी अपने डिसीजन मेकिंग कोटरी जो होती है ना, क्या किचन कैबिनेट जिसको बोल रहे हैं, उसमें महिला को एंट्री नहीं दी। बरखा रुक जाइए, बोलो ना, नहीं, उनके सिपहसालार पुरुष रहे। क्या सत्ता आपको जेंडर न्यूट्रल कर देती है। आप महिला होते हुए भी जेंडर न्यूट्रल हो जाते हैं जब आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो जाते हैं। क्या इस बात को समझ लीजिए। हो सकता है यहां झाँव झाँव कर सकते हो आप मुझसे, लेकिन घर जाओगे तो सोचोगे तो कहोगे हाँ बात तो ठीक कह रहे थे। मायावती जी को किसने रोका था? 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री हुई, 4 बार। मुझे बता दीजिए मायावती जी की सेकंड इन कमांड कोई महिला रही जिसको पर उनको भरोसा हो? ममता जी हैं, बड़ी नेता है देश की। मेरा ममता जी से पिछले 30 वर्ष से एक पत्रकार के नाते अच्छा संबंध है। बताइए कोई महिला है उनके निर्णय प्रक्रिया में? कहां एम्पावर हो रही हैं महिलाएं? हमको भी तुम घर बताओ ना कि वहां एम्पावर हो रही हैं। हमको भी तो समझाओ भैया। मैं एक एक का नाम लेके बता सकता हूं। मसला ये कि मेरी चिंता ये कि ननकू और रज्जाक की बिटिया राजनीति में महत्वपूर्ण कैसे हो। अगर ये विधेयक उस रास्ते को खोल सकता है तो मैं इस विधेयक के साथ हूं, लेकिन कागजों से रास्ता नहीं खुलेगा। नियत साफ होनी चाहिए। प्रभावशाली बाप की बेटी तो वैसे ही प्रभावशाली है भाई। आज आजम साहब के परिवार से कोई आदमी राजनीति में किसी सदन का सदस्य नहीं है। 3 साल पहले पिछले में चले जाओ, उनका पूरा परिवार किसी न किसी सदन में था। ये एम्पावरमेंट है क्या? ये एम्पावरमेंट है क्या? हम मान लेंगे उससे पश्चिम भर की महिलाओं का एम्पावरमेंट हो गया? नहीं ना। ये मुस्लिम महिलाओं का एम्पावरमेंट हो गया? नहीं ना। ये लाख टके का सवाल है। सेरिमोनियल आपको चेहरे गिना सकते हैं हमको। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, मौजूदा राष्ट्रपति महोदया, ऐसे बहुत सारे नाम हम गिना सकते हैं। सुचेता कृपलानी से शुरू करिए और द्रौपदी मुर्मू जी तक आ जाइए। उनसे क्या हुआ? इंदिरा जी के लिए कहा गया था, जब इमरजेंसी लगी उसके बाद उनकी ही कैबिनेट के एक मंत्री ने कहा था कि मंत्रिमंडल में केवल एक पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। क्या शबनम जी समझ रही इस टिप्पणी को? उनके ही मंत्री ने कहा था कि एक पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां, यानी इंदिरा जी पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं, जो पुरुष जितने बार मंत्री थे। इस माइंडसेट को कौन बदलेगा? परिवारवाद स्त्री के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है। स्थानापन्न नहीं होना चाहिए, वैकल्पिक विषय की तरह स्त्री का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए राजनीति में।
कि सीट बदल गई। हम तो रोज देखते हैं, आस्था जैसे जो नौजवान लोग हैं ये आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनको अभी व्यवहारिक जमीन की समझ को और बढ़ाना पड़ेगा। हम तो रोज देखते देखते 35 साल हो गए इसी सबको देखते देखते भाई, और इतने चेहरे मैंने नजदीक से देख लिए हैं कि मुझे वितृष्णा हो जाती है। बोले भाई साहब जरा पता करो ये गाजियाबाद मेयर की सीट रोटेशन में कितनी महिला हो रही है। बोले हाँ, तो आप कह रहे सुनो 2 चाय ले आओ, आपकी तुमको मेयर लड़वाएंगे। क्या पकौड़ी तल लो? क्या वो पकौड़ी तल रही है, इधर फैसला कर दिया, बोले मेयर लड़ाएंगे तुमको। क्या अब जब वो पकौड़ी लेके आए तो एक डांट मारी, बोले इसमें मिर्ची भर दी, दिमाग खराब है क्या? वुमेन एम्पावरमेंट मैंने देखा है आस्था तिवारी। क्या और एक देश के बड़े राज्य का मैं यही उदाहरण दे सकता हूं, मैं वहां मौजूद था, लेकिन दूंगा नहीं, संबंध खराब हो जाएंगे और मर्यादा का उल्लंघन है। बहुत बड़े पद पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद उनकी क्या सम्मान हुआ, मैं वहां था। क्या ठेठ देहाती लहजे में क्या सम्मान हुआ था, आई नो। मैं उससे मुक्ति चाहता हूं। बाप नहीं लड़ पाया, जेल चला गया, कोई लफड़ा हो गया, बीबी पति को कुछ लफड़ा हो गया, बोले तुम लड़ लो। आपने पोस्टर होर्डिंग प्रचार सामग्री नहीं देखी क्या? जो उम्मीदवार है उसका फोटो छोटा, पत्नी गुड्डू भैया, और गुड्डू भैया का इतना बड़ा फोटो। क्या अरे भाई साहब गुड्डू भैया को वोट देना कि इसको देना है बच्ची को? इस माइंडसेट को कौन बदलेगा? ये लोकसभा और राज्यसभा नहीं बदल सकती। क्या हम छोड़ना चाहते हैं? क्या हम जो लोग राजनीतिक दल चला रहे हैं, शबनम जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा वो जरा अपने आसपास देखें, क्या उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में सामान्य महिलाओं को जगह दी है बैठने के लिए? उनसे विचार विमर्श करते हैं कि पार्टी कैसे चलनी चाहिए? नहीं ना। तब भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, लोकदल हो, जनता दल हो, कोई दल हो, क्या बताइए? बीजेडी में कौन महिला है? टीएमसी में कौन महिला है ममता जी के बाद? बसपा में तो राधे राधे कौन है? यहां इंपावरमेंट तो करो ना पहले। यहां के लिए तो किसी पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है ना, नहीं है ना। इंदिरा जी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनी थी आस्था कि वो महिला थी, वो इसलिए प्रधानमंत्री बनी थी, या इसलिए भी नहीं बनी थी कि उनका कोई योगदान था उस वक्त देश में 69 में, तब तो कोई योगदान ही नहीं था। वो सिर्फ इसलिए बनी कि वो भारत के लाडले नेता और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी की बिटिया थी। ठीक, इसको मैं एम्पावरमेंट नहीं मान सकता भाई। हमको आप बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, मैं फर्क नहीं पड़ता मेरी सेहत पर। क्या सोनिया जी इसलिए महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि वो राजीव गांधी की पत्नी थी। मैं कह रहा हूं कि रिक्शे चलाने वाले की पत्नी कब महत्वपूर्ण होगी? महत्वपूर्ण ने महत्वपूर्ण बना दिया, बोले एम्पावरमेंट हो गया, नोट कर लो, गूगल में डाल दो एम्पावरमेंट नंबर 1। क्या करेंगे उस एम्पावरमेंट का? 10,000 15,000 परिवारों के बीच में भारत की सारी राजनीतिक शक्ति समाहित हो जाती है जाकर। पता लग रहा है जो 4 बार में रही नगर पालिका चेयरमैन शबनम जी, मिलने जाओ तो वो बाहर तक नहीं आती। क्या पति देवी सोफे पर बैठे पैर फैलाए और वही ठेकेदारों को डील कर रहे हैं। क्या कितना % लेना है, क्या करना है, क्या और कागज अंदर भेज देते, बोले जाओ दस्तखत करा ला गुड्डू। क्या ये एम्पावरमेंट हमने देखा है, हमने देखा है आंखों से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मेयर थे सैयद जरीन जी, उनके पतिदेव सारे अधिकारियों की और सारे ठेकेदारों की मीटिंग लेते थे। क्या अब वही तय करते थे भाई पर खंबा क्या लगेगा, पर बल्ब क्या लेंगे हम। क्या वो भी कहते थे हम लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं। अब ऐसे लोकतंत्र को ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? फिर वही ननकू की बिटिया ऐसे मजबूत नहीं होगी मित्र। आज की तारीख में जो समर्थ पुरुष हैं उनको अपने परिवार से बाहर झांकना होगा। आप अपने बेटों के बाहर नहीं देख पा रहे तो बेटियों के बाहर कैसे देख लेंगे? और जब तक बाहर नहीं देखेंगे तब तक एम्पावरमेंट नहीं आएगा।
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रधान राष्ट्रपति रही, शबनम जी पूरे कार्यकाल रही ना, भारत की महिलाओं की स्थिति परिस्थिति पर उससे क्या लाभ असर पड़ा? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। क्यों नहीं पड़ा? सबसे बड़ी कुर्सी पे थी, उससे बड़ी तो कुर्सी नहीं बनी। इंपावरमेंट क्यों नहीं हुआ? कानपुर में खलासी लेन में जो बच्ची सपा में काम कर रही है या भाजपा में काम कर रही है, वो इंपावर क्यों नहीं हुई? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के रहते या आप द्रौपदी जी के वो रहते? ये शोकेसिंग है, नैरेटिव सेट करने की कोशिशें होती, इससे कुछ नहीं होता। इस देश ने 1.5 दशक इंदिरा जी को प्रधानमंत्री देखा ना, उससे महिलाओं की स्थिति क्या बदल गई? नहीं बदली ना, कतई नहीं बदली। वो पुरुषों से भी ज्यादा पुरुष के तौर पर एक सख्त राजनेता के तौर पर वो उभरी। बोले सब लोग लाइन में खड़ा हो जाओ सीधे। क्या मायावती जी एक कुर्सी, उनके कक्ष में एक कुर्सी, बाकी कुर्सी नहीं। क्या ये इंपावरमेंट है? इसलिए मैं कहता हूं बिल आया है, अच्छा है, हो जाए रिजर्वेशन, लेकिन फिर भी जो बंटवारा करेंगे लोग, सीटें में टिकट बांटेंगे, क्या अंततः महिला आरक्षण, जरीन, आस्था, शबनम जी, नीति जी, बरखा जी, मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिएगा मित्र। जब आरक्षित हो जाएंगी सीटें, आज हो चाहे 10 साल बाद हो, तब जो टिकट देंगे ना महिला को, उनकी नीयत से इंपावरमेंट आएगा या नहीं आएगा। अगर वो शबनम पांडे को टिकट देंगे, सैयद जरीन को देंगे, आस्था को देंगे, तो महिला सशक्तिकरण होगा। और अगर नहीं देंगे, अपने घर की बहू बेटी को टिकट दे देंगे, तो राज एक ही घर में बंधक बनकर रह जाएगा जैसे अभी तक रह रहा है। इससे मुक्ति चाहिए। वो नेता की नीयत से आएगा, कानून से नहीं। नेता का मन बदलेगा, नीयत बदलेगी, मन बड़ा होगा तो कानून हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो भी बहुत कुछ हो सकता है। हम अपनी बहू के लिए कुर्सी की जो चिंता करते हैं वो गरीब की बेटी के लिए कर लें, लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। धन्यवाद।